हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर 2023 व 2024 के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उन्हीं को दोस्तों इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जो कि दोस्तों यूकेपीएससी का पैटर्न भी रहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही करंट के क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना है, सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों ने इसमें अटेंड करना है। और वहीं दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको 2 से 3 करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, उन सभी का लिंक और साथ ही साथ दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट जो कि दोस्तों आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जीएस के प्रैक्टिस सेट व उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं दोस्तों। तो वह सभी वीडियोस दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, या फिर दोस्तों मैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? अब दोस्तों आपने बताना है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस निम्न स्थानों में से कहाँ आयोजित करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केरल के दोस्तों कोच्चि शहर में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। अब दोस्तों ये आयोजन हुआ कब था? तो अक्टूबर 2023 में दोस्तों कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि दोस्तों अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन दोस्तों इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर किया गया है, आप लोगों ने यह बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, देहरादून में दोस्तों उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो वन अनुसंधान संस्थान है हमारा देहरादून में, यहाँ पर दोस्तों पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों शांति से समृद्धि, इसकी यह थीम रही थी। और यह आयोजित कब किया गया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषदीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषदीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा करी गई है, आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में दोस्तों वर्ष 2024 में इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो दोस्तों इससे भी आपको आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषदीय बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा करी जा रही है। यह दोस्तों कुल 63वीं बैठक रहेगी। इसमें कुल सदस्य देश दोस्तों 90 हैं। और ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपने बताना है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में दोस्तों यह ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ में आपने ध्यान में रखना है कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही थी। तो दोस्तों थीम रही थी मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपत्ति का जश्न। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपसे एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि भारत का मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान दोस्तों चीन का है, दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है और तीसरे स्थान पर दोस्तों भारत का मछली उत्पादन में स्थान है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अपना स्वच्छता सर्वेक्षण एक जारी किया गया था, जिसके हिसाब से दोस्तों इंदौर व सूरत यह दोनों ही जो हमारे शहर हैं यह देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुने गए हैं। और दोस्तों इंदौर तो लगातार यह 6वीं बार ऐसा हो गया है कि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है, मगर इस बार दोस्तों इंदौर के साथ साथ सूरत भी इसमें शामिल है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, वो पूछेगा कि केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है? तो वह दोस्तों वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सी रही? तो महू छावनी बोर्ड दोस्तों यह सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड रही थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में पहली बार जीआई यानी कि दोस्तों भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? दोस्तों जो जीआई महोत्सव है इसका आयोजन उत्तराखंड में कब किया गया है, आप लोगों ने बताना है।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नवंबर 2023 में दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों पहली बार है तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में आयोजित पहला जीआई भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों उत्तराखंड के कुल 18 उत्पादों को इसमें जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। अब दोस्तों सूचकांकों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं आपकी परीक्षाओं में, इंडेक्स से दोस्तों आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2023 में, इसमें दोस्तों भारत की रैंक क्या रही थी, भारत का स्थान कौन सा रहा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। भारत का दोस्तों इसमें कुल 132वां स्थान रहा था। इससे पहले जो दोस्तों रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान 130वां था, और अभी दोस्तों फिर से 2 स्थान नीचे चले गया है भारत, और 132वां स्थान भारत का इस सूचकांक में मौजूद है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार निम्न में से कौन है। अब दोस्तों राम मंदिर के इन चारों में से मुख्य वास्तुकार कौन है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रकांत सोमपुरा दोस्तों राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए तो जरूर ही मिलने वाला है, आपने इन चारों ही नामों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार, तो दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या में स्थापित राम मूर्ति, इसका निर्माण किसने किया है, किसने उस मूर्ति को बनाया है। तो दोस्तों अरुण योगीराज के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। वहीं दोस्तों जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर है, इसे दोस्तों एक ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और इसके महासचिव के बारे में भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों चंपत रॉय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं, और अध्यक्ष हैं दोस्तों महंत नृत्य गोपाल दास। तो आप लोगों ने इन चारों ही नामों को ध्यान में रखना है, ये चारों नाम आपके राम मंदिर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पेश किया गया था। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इससे हमारे लगातार 2 परीक्षाओं में इससे हमारा प्रश्न बना हुआ था। पहली परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, तो 128वें के द्वारा लाया गया था दोस्तों। वहीं आपसे दूसरी बार पूछा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कितने मतों से पास हुआ था, तो 454 वोट से पास हुआ था। 2 बार हमें इससे प्रश्न देखने के लिए मिल चुके हैं। तीसरी बार भी दोस्तों आपसे अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपने बताना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 19 सितंबर 2023 को दोस्तों यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यह लोकसभा में पेश किया गया था, और 20 सितंबर 2023 को दोस्तों यह लोकसभा से पास हो गया था, और 454 वोट दोस्तों इसके पक्ष में पड़े थे। अब देखिए दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, आपने एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यह दोस्तों हमारे नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल है, ठीक है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया के पहले वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि दोस्तों एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अब दोस्तों दुनिया का पहला है, और एआई के बारे में दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में आजकल देखने के लिए मिल भी रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया का पहला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में दोस्तों दुनिया के पहले वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि दोस्तों एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब देखिए दोस्तों आपने क्या ध्यान में रखना है इसके बारे में कि आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले आपके एग्जाम में एक प्रश्न बना था कि जो ये हमारा सबसे पहले जो अभी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा एक एआई का जो नाम था चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी जो है यह किस कंपनी का है, गूगल का है, ओपन एआई का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, किसका है करके इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बना था। तो तब दोस्तों आपका इसका आंसर था ओपन एआई, यानी कि दोस्तों जो चैट जीपीटी था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरे तरीके से आधारित है, एआई है, और दोस्तों इसको ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसका जवाब देने के लिए दोस्तों बाद में गूगल के द्वारा बार्ड नाम का एक एआई लेकर के आया गया था। यह दोनों ही प्रश्न दोस्तों आपकी उत्तराखंड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तभी दोस्तों आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों चैट जीपीटी तो ओपन एआई का था, और उसको टक्कर देने के लिए गूगल के द्वारा दोस्तों बार्ड नामक एप्लीकेशन लेकर के आई गई थी, एआई लेकर के आया गया था, और उसी बार्ड का नाम दोस्तों परिवर्तित करके जेमिनी कर दिया गया है। तो जेमिनी एआई किसका है अगर आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों यह गूगल का है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी जो हमारा हाल ही में बजट पेश हुआ वह अंतरिम बजट था, और अंतरिम बजट दोस्तों कौन सा बजट होता है, यह बजट दोस्तों सिर्फ चुनावी वर्ष में ही आता है। अब दोस्तों चुनावी वर्ष में कुछ महीनों के लिए जो बजट आता है उसे हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं,
ठीक है। और इस बार दोस्तों अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा करी है, एक लक्ष्य रखा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। अब दोस्तों आपने बताना है कि वह किस वर्ष तक का इन्होंने भारत के द्वारा यह विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक दोस्तों अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने दोस्तों 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी जो सभा हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी असेंबली का आयोजन किया गया है। और दोस्तों ये जो असेंबली थी, ये जो सभा थी, इसमें दोस्तों कुल 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वही दोस्तों आप लोगों ने बजट में इसे भी ध्यान में रखना है कि बजट में दोस्तों एक प्रावधान लेकर के आया गया है कि सौर ऊर्जा के द्वारा दोस्तों सभी जो कुछ घर रहेंगे, लगभग 1 करोड़ घरों में सोलर रूफ टॉप पैनल लगा करके घरों को दोस्तों 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। तो अभी दोस्तों बजट के दौरान कितनी बिजली मुफ्त प्रदान करने का दावा किया गया है, अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो 300 यूनिट बिजली, ठीक है। और किस माध्यम से दोस्तों, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आप लोगों ने बताना है वह इन चारों में से कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.M. खानविलकर, यानी कि दोस्तों अजय मणिकराव खानविलकर दोस्तों भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब दोस्तों ये किस क्रम के लोकपाल अध्यक्ष हैं, तो दूसरे क्रम के दोस्तों यह लोकपाल अध्यक्ष हैं। इनसे पहले दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों 2019 में इस पद पर बैठे थे, जिनका कार्यकाल दोस्तों 2022 में समाप्त हो गया था। और उसके बाद दोस्तों 2 साल बाद अभी भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति करी गई है A.M. खानविलकर की। दोस्तों जो लोकपाल अध्यक्ष है भ्रष्टाचार निरोधी काम करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के बाद अब किस देश द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि अभी 2023 में भारत के पास G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी थी, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। मगर दोस्तों अब भारत के बाद यह अध्यक्षता सौंप दी गई है ब्राजील को, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारत में वर्ष 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में दोस्तों। सितंबर 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दोस्तों इसे G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी हमारी, ठीक है। और भारत ने दोस्तों पहली बार ही मेजबानी करी थी G20 की। और अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था कि इसमें G20 में अफ्रीकी यूनियन को भी स्थायी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो इससे भी दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए मिल चुका है। आगे भी दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के बाद कौन सा देश कर रहा है, इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसकी अध्यक्षता में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन यानी कि दोस्तों P20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब देखिए दोस्तों G20 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो भारत के द्वारा ही करी गई थी, ठीक है। और अभी दोस्तों ये प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन यानी कि दोस्तों P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत में ही दोस्तों P20 शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। आपने दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है। ये जो आयोजन है दोस्तों यह दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के संसद के अध्यक्षों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था, इसलिए दोस्तों इसको P20 शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है। और इसकी अध्यक्षता भी भारत ने ही हाल ही में करी है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अब दोस्तों आपने बताना है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और वही दोस्तों इस शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा के तौर पर कौन नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों दम्मू रवि इस शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा के तौर पर नियुक्त किए गए थे। वही दोस्तों आपका अगला प्रश्न रहेगा, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में जो हमारा ब्रिक्स है
जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें दोस्तों कुल सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। यानी कि दोस्तों पहले 5 सदस्य इसमें थे, 5 नए सदस्य दोस्तों इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वर्तमान में ब्रिक्स में अब सदस्य संख्या कितनी हो गई है, तो दोस्तों यहाँ 10 हो गई है। पहले कितने सदस्य थे दोस्तों, तो पहले इसमें 5 सदस्य देश थे। अब दोस्तों देखिए इसका जो नाम भी है ना वह उन 5 देशों के नाम पर ही पड़ा हुआ था। बी से दोस्तों इसमें ब्राज़ील था, ठीक है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दोस्तों साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का दोस्तों यह एक समूह था, ब्रिक्स समूह। और दोस्तों इसमें अभी क्या हो रखा है, हाल ही में 5 नए सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया गया है। और वर्तमान में दोस्तों ब्रिक्स में सदस्य संख्या कितनी हो गई है, तो 10 हो गई है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसमें अभी 5 नए देश शामिल किए गए हैं। इन 5 नए देशों के नाम भी आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, यह दोस्तों 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2024 अंतरिम बजट में किस योजना के लिए सर्वाधिक पैसा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों जो अंतरिम बजट पेश किया गया था इसमें से दोस्तों इन चारों योजनाओं में से किस योजना के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पैसा निवेश करने के बारे में कहा है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनरेगा के लिए दोस्तों 2024 अंतरिम बजट में सर्वाधिक पैसा आवंटित किया गया है, सर्वाधिक पैसा इस योजना के लिए दिया गया है। वही दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के लिए भी सबसे ज़्यादा पैसा बजट में किस मंत्रालय के लिए दिया गया है, तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के लिए सर्वाधिक पैसा दिया गया है। आपने दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों देखिए आपके बजट से एक दो प्रश्न और आपके जो पूछे जा सकते हैं वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा कि 2024 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों कुल 5% राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है, ठीक है। और 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है, तो दोस्तों 2%। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि इस अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 5% बताया गया है और राजस्व घाटा दोस्तों 2% बताया गया है। आपकी परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप लोग इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। अब दोस्तों इन 4 साइंस सिटी में से किस साइंस सिटी में दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अहमदाबाद साइंस सिटी में दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये कौन से क्रम की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी, तो दोस्तों 30वीं थी। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों ग्लोबल जो फायर पावर रैंकिंग है इसमें 2024 में भारत का जो दोस्तों स्थान रहा है वह चौथा स्थान रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ के दोस्तों 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों यूएसए, रूस, चीन और फिर दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा भारत। यह दोस्तों जो रैंकिंग है कुल 145 देशों में से इसमें दोस्तों यह जारी करी जाती है और इसमें भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। भारत दोस्तों इसमें लगातार दूसरी बार चौथे स्थान पर रहा है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के यूसीसी बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी में कुल कितने सदस्य थे। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड के पहले यूसीसी के बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों उसने कुल 20 महीनों तक दोस्तों अपना अच्छे से काम करा था और उसके बाद जाकर के दोस्तों 750 पेजों की एक रिपोर्ट धामी सरकार को इसके ड्राफ्ट के तौर पर सौंपी थी। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड के यूसीसी बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी थी इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल दोस्तों इसमें 5 सदस्य शामिल थे। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वह पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा दोस्तों करी गई थी। आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो कमेटी है इस कमेटी का गठन कब किया गया था, तो मई 2022 में दोस्तों इस कमेटी का गठन भी किया गया था। आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको अधिकतम 2023 और 24 के महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर वीडियोस दे चुका हूं। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं, चाहे दोस्तों वह हिंदी के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे जीके जीएस के हो। तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर करते हो, अगर आप लोगों ने मान लो अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी खासी हो रखी है तो दोस्तों आप लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपके एसआई में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। 100 मार्क्स की दोस्तों उसमें आपकी हिंदी आने वाली है। तो दोस्तों वहाँ पर से आप लोगों ने थोड़ा सा इस प्रकार से अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है कि पढ़ाई तो दोस्तों साथ साथ में जरूरी है, लेकिन दोस्तों उस पढ़ाई का टेस्ट होते रहना भी साथ साथ में जरूरी है। वरना दोस्तों हमें एक आइडिया नहीं लग पाता है कि हमारे ये जो कमी रह गई है वो कहाँ पर रह गई। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोगों ने जीके जीएस उत्तराखंड और दोस्तों हिंदी के अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। और दोस्तों आपको सभी प्रैक्टिस सेट के दोस्तों लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ वो दोस्तों मैं करंट अफेयर्स के आपको जो कुछ वीडियोस पहले भी दे चुका हूँ, और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने अभी ये करंट अफेयर की वीडियो डाल रखी है 2 से 3, तो आप लोग उनको भी चेक करके जाइएगा। एक वीडियो दोस्तों आपकी करंट की और आएगी, और दोस्तों मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूँ कि जो आपकी करंट है वह दोस्तों इनसे बाहर नहीं रहेगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।